इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ विल रिमेन सेम, फ्रिंज विड्थ सेम है, डी जो है वो स्क्रीन और प्लेन ऑफ स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है, स्मॉल डी जो है स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है, लैम्डा जो है वेवलेंथ है, ठीक। तो और आपसे कह रहे हैं कि जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम है, तो बना लेते हैं, बहुत ही आसान है। फ्रिंज विड्थ जो होती है डब्लू, वो होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब कब रहेगी फ्रिंज विड्थ सेम, जरा एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं बोथ लैम्डा एंड डी आर डबल, अगर लैम्डा और डी कैपिटल डी दोनों को डबल करोगे तो फ्रिंज विड्थ तो 4 गुना हो जाएगी, ये नहीं, ये बात तो नहीं बनेगी। बी पार्ट में कह रहे हैं बोथ स्मॉल डी एंड कैपिटल डी आर डबल, ये एकदम सही है। स्मॉल डी को डबल करो, कैपिटल डी को डबल करो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ आपकी सेम रहेगी, ठीक है। तो बी आंसर तो आपका बन ही गया। सी आंसर कह रहे हैं डी इज डबल बट डी इज हाफ्ड, कैपिटल डी को डबल किया, स्मॉल डी को हाफ कर दिया, तो ये फ्रिंज विड्थ 4 गुना हो जाएगी, ये नहीं आंसर बनेगा। ऐसे लैम्डा को डबल कर रहे हैं और स्मॉल डी को हाफ कर रहे हैं, लैम्डा को डबल किया, स्मॉल डी को हाफ किया, तब भी ये 4 गुना हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट। इंटरफेरेंस पैटर्न वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस चैम्बर व्हेन एयर इज प्रेजेंट, पहले एयर थी और कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था, अब एयर को, अब चैम्बर को इवैक्यूएट कर दिया, मतलब एयर हटा दी, वैक्यूम हो गया, सेम लाइट यूज कर रहे हैं, सेम अरेंजमेंट है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो समझो। सिर्फ और सिर्फ फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ जो होती है वो होती है लैम्डा डी अपॉन डी। अब जब एयर होगी तो एयर में जो वेवलेंथ हम यूज करेंगे वो हो जाएगी लैम्डा वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ऑल्दो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वैक्यूम के बराबर ही मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर एयर और वैक्यूम में कंपेयर करना हो तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली बात है वैक्यूम से ज़्यादा ही होगा, 1.003 के आसपास होता है, 1.003 1.004 के आसपास होता है, 003 के आसपास होता है। तो एयर की वेवलेंथ वैक्यूम से कम होती है, थोड़ी सी कम होती है, बट एयर की वेवलेंथ वैक्यूम में जो वेवलेंथ होगी उससे कम होगी। तो एयर में जो फ्रिंज विड्थ होगी वो वैक्यूम से जो फ्रिंज विड्थ होगी उससे थोड़ा कम होगी, ठीक। तो इंटरफेरेंस पैटर्न बिल्कुल बनेगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगी, द फ्रिंज विड्थ इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, सो योर आंसर इज डी पार्ट। मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 × 10⁻⁷ मीटर इल्यूमिनेट्स ए पेयर ऑफ स्लिट्स 1 मिलीमीटर अपार्ट, वेवलेंथ दी है, स्मॉल डी की वैल्यू दी है। द सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइन्स ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे, सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइन्स का मतलब है आपसे पूछ रहे हैं फ्रिंज विड्थ कितना, एक ब्राइट लाइन से दूसरी ब्राइट लाइन कितना दूर होगी, मतलब फ्रिंज विड्थ कितना, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रिंज विड्थ जो होती है डब्ल्यू वो होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो सारी वैल्यू इसमें डाल देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। लैम्डा कितना दिया है, तो दिया 5 × 10⁻⁷ मीटर है ये, ठीक है। अभी मीटर्स में निकाल लेते हैं, फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या मिलीमीटर में ही सब कुछ करें तो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे मिलीमीटर, ठीक है। डी जो है वो 2 मीटर दिया है, तो 2 मिलीमीटर में बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अपॉन स्मॉल डी दिया है वो 1 मिलीमीटर ही दिया है, तो ये ठीक ही है फिर। तो क्या आंसर बनने वाला है, 10⁻³ 10⁻³ 6, तो 10 की पावर यहाँ बचा -1, और वो 10 की पावर -1 और 5 2 10 की पावर +1 खत्म, तो ये आपका आया 1 मिलीमीटर। सो योर आंसर इज सी पार्ट। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर लाइट ऑफ विच कलर द फ्रिंज विड्थ विल बी मिनिमम, फ्रिंज विड्थ मिनिमम किस कलर के लिए होगी, तो जिसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। अब सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो आपकी वॉयलेट की होगी। इन सारे कलर्स में जो कलर दिए हैं, वॉयलेट है, रेड है, ग्रीन है, येलो, इसमें सबसे कम वेवलेंथ होगी वॉयलेट की, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी रेड की। तो वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ है तो उसकी फ्रिंज विड्थ भी सबसे कम होगी, सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगर मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ पूछी होती तो आंसर क्या मार देते हैं हम, रेड, बी पार्ट। द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद ब्लू एंड ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट की वेवलेंथ आपको दी है, ग्रीन लाइट की वेवलेंथ आपको दी है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं। इफ x इज द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल वन, फोर्थ मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल वन x डिस्टेंस है, तो किसका ज़्यादा होगा किसका कम, बहुत ही आसान है। वेवलेंथ अगर आप देखोगे तो वेवलेंथ जो ग्रीन की है वो ज़्यादा है, किससे, ब्लू से। वेवलेंथ अगर ग्रीन की ज़्यादा है तो जो फ्रिंज विड्थ होगी वो भी ग्रीन की ज़्यादा होगी, तो फोर्थ मैक्सिमा की जो सेंट्रल से डिस्टेंस होगी वो भी ऑब्वियसली बात है ग्रीन की ज़्यादा होगी। तो x ऑफ ग्रीन इज ग्रेटर देन x ऑफ ब्लू, तो क्या आंसर बनेगा आपका, आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ग्रीन लाइट की वेवलेंथ आपको दी हुई है,
और 60 फ्रिंजेस किसी फील्ड व्यू में बनी है। फील्ड व्यू मतलब कोई एक स्क्रीन का रीजन होगा, उस स्क्रीन के रीजन में कितनी फ्रिंजेस बनी है, 60। ठीक है, तो जरा समझना आराम से। मान लिया एक स्क्रीन है और उसमें जो फील्ड व्यू है जहाँ पे फ्रिंजेस बन रही हैं वो L लेंथ का है, ठीक। और एक फ्रिंज विड्थ जो है, एक फ्रिंज विड्थ की विड्थ है W, तो कितनी फ्रिंजेस बनेंगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो सिंपल होगा L/W। क्लियर है ये? जो फील्ड व्यू है वो L लेंथ का है, स्पेस जो स्क्रीन पे जहाँ पे फ्रिंजेस बन रही हैं, और एक फ्रिंज ने कितनी विड्थ एक्यूपाई करी है, W, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होंगी, L/W। W की वैल्यू क्या होती है, तो W की वैल्यू होती है λD/D। ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड व्यू है वो तो फिक्स लेंथ का होगा, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन भी फिक्स होगा, स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस भी फिक्स होगी, तो इसका मतलब n इंटू लेमडा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा। आप अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यूज़ करोगे तो उसी फील्ड व्यू में नंबर ऑफ फ्रिंजेस अलग अलग आएंगी, लेकिन n और लैम्डा का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो वही क्वेश्चन है, पहले केस में जो n है वो दिया आपको 60 फ्रिंजेस और वेवलेंथ आपको दी है 5461 एंगस्ट्रॉम, और दूसरे केस में नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बनेंगी उस फील्ड व्यू में ये पूछ रहे हैं, और वेवलेंथ जो आपको दी है वो दी है 5890 एंगस्ट्रॉम। तो करना क्या आपको, सिंपल इक्वेशन है n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। सारी वैल्यू डाल देनी है, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में ही रहने दो क्योंकि यहाँ भी एंगस्ट्रॉम आएगा, यहाँ भी एंगस्ट्रॉम आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सारी वैल्यू डालनी है और सॉल्व कर लेना, और आपको उस फील्ड में कितनी फ्रिंजेस बनेंगी वो आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली वेवलेंथ अगर बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रिंज विड्थ बढ़ रही होगी, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस डाउन हो जाएंगी। तो आंसर पहली बात तो 60 से कम ही आएगा, 60 आ गया, आएगा ही नहीं। अब कितना आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। In Young's double slit experiment, if the monochromatic source of light is replaced by white light, monochromatic की जगह अगर हमने white light यूज़ करी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले कौन सी लाइट आप यूज़ कर रहे थे, मोनोक्रोमेटिक, फिर आपने कौन सी लाइट यूज़ करी, व्हाइट लाइट, तो क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो समझिए ज़रा, जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ढंग से समझिए, जैसे मैं इस पैटर्न बना लेता हूँ। पैटर्न बना लेते हैं, मान लिया ये आपकी स्लेट है, ये दूसरी स्लेट है, और ये सामने स्क्रीन है, ये सेंट्रल लाइन है। तो ये जो पोजीशन होती है सेंट्रल मैक्सिमा को ये होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे वाइट लाइट यूज़ कर रहे हो, ठीक, कई सारे कलर्स हैं इसमें, वाइट लाइट है, यहाँ भी वाइट है और यहाँ भी वाइट है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन तो सभी कलर्स के लिए सेम होगी। रेड का सेंट्रल मैक्सिमा भी यहीं बनेगा, ब्लू का सेंट्रल मैक्सिमा भी यहीं बनेगा, येलो का सेंट्रल मैक्सिमा भी यहीं बनेगा, सबके सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनेंगे, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो हो जाएगा आपका वाइट। ठीक, बाकी सबकी वेवलेंथ सिंस अलग अलग होती है तो बाकी सबकी फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगी, लैम्डा डी अपॉन डी, तो बाकी सबके मैक्सिमा अलग अलग पॉइंट पे बनेंगे। तो यहाँ पे मान लिया रेड का मैक्सिमा बन रहा है, तो यहाँ पे कहीं ब्लू का मैक्सिमा बन रहा होगा, यहाँ कहीं ग्रीन का मैक्सिमा बन रहा होगा, पहला वाला, फिर ऐसे ही दूसरा वाला रेड का मैक्सिमा यहाँ बनना है, यहाँ ब्लू का बनना है, यहाँ ग्रीन का बनना है, इस तरह से बनेंगे। तो बाकी सारे मैक्सिमा जो होंगे वो अलग अलग कलर के अलग अलग पोजिशन में बनेंगे, तो बाकी सारे मैक्सिमा कलर्ड हो जाएंगे, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा सभी कलर का एक ही पोजिशन पर बन रहा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा आपका वाइट रहेगा। तो जो आंसर बनेगा देख लेते हैं क्या बनेगा। नो इंटरफेरेंस पैटर्न गलत कह रहे हैं, कलर्ड फ्रिंजेस बिल्कुल सही कह रहे हैं, कलर्ड फ्रिंजेस होंगी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक फ्रिंज कलर्ड नहीं होगी, वो होगी आपकी सेंट्रल मैक्सिमा वाली फ्रिंज। ब्लैक एंड व्हाइट फ्रिंजेस तो बिल्कुल ही गलत है। डी पार्ट में कह रहे हैं व्हाइट सेंट्रल फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस ऑन ईदर साइड, बिल्कुल सही है एकदम। सेंट्रल जो फ्रिंज है वो वाइट क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी सारी फ्रिंजेस वाइट क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि वो अलग अलग लोकेशन पे बड़ी, वो सुपर इम्पोज हो ही नहीं पाई। अलग अलग लोकेशन पे क्यों बनी, क्योंकि उन सबकी वेवलेंथ अलग अलग थी, फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगी, तो अलग अलग लोकेशन पे वो बनेगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बेस्ट आंसर डी पार्ट। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज 9। क्या मतलब हुआ, देखिए, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मतलब आई मैक्स, ब्राइट और डार्क का मतलब आई मैक्स और आई मिन का जो रेशियो है वो आपका कह रहे हैं 9:1 है। तो इंडिविजुअल सोर्स की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ रहे हैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी वो आपकी होती है I1 अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी होती है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और ये रेशियो है 9:1। तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये रेशियो आपका आ जाएगा 3:1।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर आ गया अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 और इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स अंडर रूट I1 माइनस 3 टाइम्स अंडर रूट I2। तो ये I1 अंडर रूट I1 और ये I1, तो ये इधर आके हो जाएगा 2 अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 और 3 अंडर रूट I2, तो इधर आके हो जाएगा 4 अंडर रूट I2। तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2 जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 2:1। तो I1 अपॉन I2 अगर हम निकालेंगे इंडिविजुअल इंटेंसिटीज का रेशियो, तो वो आ रहा है 4:1। ठीक, और अंडर रूट I1 अपॉन I2 का जो रेशियो होगा वही तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से अगर हम A1 अपॉन A2 का रेशियो निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2:1। तो क्या आंसर आएगा आपका? तो एम्पलीट्यूड का देख लेते हैं जरा। द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स इज 3, गलत है। द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड इज 4, ये भी गलत है। ठीक, द इंटेंसिटीज ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज आर 4 and 1 यूनिट रिस्पेक्टिवली, ये हो सकता है क्योंकि दोनों का रेशियो जो है वो 4:1 आ रहा है। तो एक की अगर 4 होगी तो एक की क्या हो जाएगी 1। तो आंसर, बेस्ट आंसर क्या बन रहा है इसमें? बी पार्ट। What happens to the fringe pattern if the path of one of the slits if in the path of one of the slits a glass plate which absorbs 50% of energy is absorbed? ठीक है, फ्रिंज पैटर्न पूछ रहे हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। एक स्लिट के सामने ग्लास प्लेट लगा दी है और वो उसने 50% एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। अब इसका मतलब ये है कि अब दोनों सोर्सेज से आने वाली इंटेंसिटी बराबर नहीं होगी। जब दोनों सोर्सेज से आने वाली इंटेंसिटी जब बराबर नहीं होगी तो डार्क फ्रिंजेस परफेक्टली डार्क नहीं होंगी, क्योंकि वो इंटेंसिटी आपस में कैंसिल आउट हो नहीं पाएगी। तो ब्राइट फ्रिंजेस जैसी हैं उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन डार्क जो होंगी वो परफेक्टली डार्क नहीं बनेंगी। तो द ब्राइट फ्रिंजेस बिकम ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बिकम डार्कर, ऐसा नहीं होगा। नो फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड, ये भी गलत है। द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज, ये भी गलत है। तो आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, आप चाहो तो हम सेटल कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी I और I थी, तो इस केस में जो ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वो आपकी 4I हो जाती है और जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है वो आपकी 0 हो जाती है। ठीक, अब क्या हुआ, 50% लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो 50% इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो गई होगी। तो अब क्या होगा, तो अब एक सोर्स की इंटेंसिटी I होगी और दूसरे की हो जाएगी I/2। अब जरा देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो 4I तो नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो इसका मतलब ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कम हो गई। अच्छा, डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, तो मिनिमम इंटेंसिटी थी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो अब ये 0 नहीं आएगा। तो जो ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, ये आंसर बनना चाहिए। द ब्राइट फ्रिंज बिकेम डार्कर एंड डार्क फ्रिंज बिकेम ब्राइटर, ये आंसर आपका होना चाहिए। In Young's double slit experiment, instead of taking slits of equal width, one slit is made twice as wide as other. अब स्लिट विड्थ और फ्रिंज विड्थ ही अलग अलग बात है। स्लिट विड्थ क्या चीज़ है वो समझिए आप। जैसे ये स्लिट की जो ओपनिंग है, इसकी जो विड्थ है ये है स्लिट विड्थ, और स्लिट विड्थ को डबल करने से यहाँ से डबल लाइट निकलेगी, इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी। तो अगर हमने क्या किया, एक स्लिट की विड्थ डबल ली है दूसरे से, तो एक की इंटेंसिटी अगर नीचे वाली स्लिट से आने वाली इंटेंसिटी I है तो ऊपर वाली स्लिट से आने वाली इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2I। अब देखते हैं मैक्सिमम मिनिमा की इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी क्या होगा। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली दोनों केस में नॉर्मली अगर दोनों स्लिट्स बराबर विड्थ की हों तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है 4I और मिनिमम इंटेंसिटी होती है 0। अब एक की इंटेंसिटी है 2I और एक की है I, तो अब जरा देखते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी, तो वो होगी अंडर रूट I प्लस अंडर रूट 2I का स्क्वायर। जब उसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली 4I से ज़्यादा आएगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी और मिनिमम इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2I माइनस अंडर रूट ऑफ I का होल स्क्वायर। तो अब ये 0 नहीं होगी, तो मैक्सिमम भी बढ़ जाएगी और मिनिमम भी बढ़ जाएगी। तो देखते हैं जरा क्या आंसर बनने वाला। द इंटेंसिटी ऑफ बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंक्रीजेज, बिल्कुल सही है, दोनों की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इंक्रीजेज एंड द मिनिमा हैज 0 इंटेंसिटी, गलत। द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेज, ये तो बिल्कुल ही गलत। द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेज, बिल्कुल गलत। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ए पार्ट।
इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ वाई डी ए सी इज आई नॉट, सेंटर पे आई नॉट इंटेंसिटी है। इसका मतलब एक सोर्स की इंटेंसिटी अगर आई हो, दूसरी सोर्स की इंटेंसिटी आई हो, तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है 4i, जिसकी वैल्यू आपको आई नॉट दी हुई है। ठीक, अब कह रहे हैं अगर एक स्लिट हमने कवर्ड कर दी, एक स्लिट बंदी कर दी, तो इंटरफ्रेंस ही खत्म हो गया। अब तो एक ही स्लिट होगी और उससे एक ही स्लिट के बराबर इंटेंसिटी पहुंचेगी। तो एक स्लिट आपने बंद कर दी तो एक ही स्लिट बची, तो अब जो स्क्रीन पे इंटेंसिटी पहुंचेगी वो आई के बराबर ही होगी। तो कितनी इंटेंसिटी होगी वो पूछ रहे हैं। तो 4i आई नॉट था, तो आई कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई 4। तो अब पूरी स्क्रीन पे कोई इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं होगा, कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं बनेंगे, और नेट इंटेंसिटी स्क्रीन पे जो रहेगी वो आपकी आई नॉट बाई 4 रहेगी। इसमें हमने डिफ्रैक्शन कंसीडर नहीं किया है। जनरली जब एक स्लिट होती है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट होता है, ठीक है, तो वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। When a thin transparent plate of thickness t and refractive index mu is placed in the path of one of the two interfering waves of light, then the path difference between two waves, path difference कितना हो जाएगा स्लिट इंट्रोड्यूस करने से, तो बहुत ही सिंपल है। मान लिया ये दो स्लिट्स हैं, सॉरी ये दो स्लिट्स हैं, इसमें एक स्लैब इंट्रोड्यूस करी है हमने, एक प्लेट इंट्रोड्यूस करी है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और टी थिकनेस है। तो यहाँ से जब वेव निकलेगी तो इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो ट्रेवल करेगी वो म्यू टी होगी, और इसकी करस्पॉन्डिंग जब यहाँ से निकलेगी तो उतने ही रीजन में जो ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल करेगी वो टी होगी। तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू टी माइनस टी। तो ये आपका बना म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो कोई ग्लास प्लेट, कोई स्लैब, कोई शीट इंट्रोड्यूस करने से जो पार्ट डिफरेंस आ जाता है वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो योर आंसर इज बी पार्ट।